जैन फ्यूचर ऑफिसर पॉलिटी की एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे और साथ ही इसमें एस्पेंट हम दोनों अपनी एनसीईआरटी देख लेंगे। जो 12th में अपनी पॉलिटी में 2 होती है एनसीईआरटी और ऐसे 11th में होती है 2। 11th की तो हमने दोनों देख ली। एक और प्ले लिस्ट में जाना और प्ले लिस्ट में आपको ज्योग्राफी की या फिर न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी जैसे आर.एस. शर्मा ये सभी मिल जाएंगी और वन शॉट में आपको मिल जाएंगी। फायदा ये आपका टाइम बचेगा इनसे वन शॉटों से और नहीं ज्यादा इनमें टाइम देना नहीं होता हमें। ठीक है, एक बार आप ये क्लास देख सकते हो और नोट्स बना सकते हो, फिर अपनी रीडिंग वगैरह कर सकते हो। ओके, और टेलीग्राम पर आपको ये सभी नोट्स कल मिल जाएंगे अपनी पॉलिटी के भी, और टेलीग्राम पर सभी एनसीईआरटी के नोट्स ऑलरेडी डले हुए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर सर्च करना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, तो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, वहां से सभी नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये क्लास है ना हम अपने नोट्सों से देखेंगे। ठीक है, और खास बात ये है कि 1-1.5 घंटे की क्लास होगी केवल आपकी, और इसमें आपकी दोनों बुक कंप्लीट हो जाएंगी जो कि हमारी 12th क्लास की है। तो पहली बुक जिसका नाम है जैसे स्वतंत्र भारत में राजनीति, जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद भारत में राजनीति कैसी थी, और ये आप देखो स्पेक्ट्रम में भी पढ़ लेते हो। ठीक है, GS1 में हिस्ट्री का भाग है ये, स्वतंत्रता के बाद राजनीति भारत में कैसी थी, आम चुनाव कैसे थे, तो ये सब पढ़ना है। ठीक है, और फिर समकालीन विश्व राजनीति, तो जो ये हमारी ये वाली एनसीईआरटी है ना, ये देखो आपकी पॉलिटी में भी काम आती है। और जब आप आईआर पढ़ोगे ना, तो आईआर पढ़ने के लिए कोई स्पेशल किताब लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईआर ज्यादातर करंट से पूछता है। आईआर पिछला तो पूछेगा नहीं कि पाकिस्तान और भारत का जो ये युद्ध हुए थे इनके बारे में बताओ। ठीक है, जो हाल में हुआ था उनसे पूछ सकता है, पर पिछले तो नहीं पूछेगा। तो इसका मतलब आईआर के लिए आप एक तो इस वाली बुक को पढ़ सकते हो। ठीक है, आईआर के लिए इस एनसीईआरटी को। ठीक है, और आप करंट अफेयर्स, ठीक है, इनसे आपका आईआर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दोनों बुकों को पढ़ेंगे और बस स्टार्ट अपनी अब करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ भी यही लिखा गया है जैसे 12th क्लास के अपने नोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ GS1 हिस्ट्री इसलिए लिखा है, एक बुक आपकी हिस्ट्री में काम आ जाती है जिसका नाम क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद राजनीति कैसी थी, तो ये वाली काम आ जाती है। ओके, तो चलो चैप्टर नंबर 1 देखते हैं क्या है। जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद राष्ट्र का निर्माण के सामने क्या क्या दिक्कत आई। ठीक है, हमें अपना देश, ठीक है, एक राष्ट्र के तौर पर निर्माण करना था। ठीक है, और अपना संविधान वगैरह ये सब करनी थी, तो क्या प्रॉब्लम आई, तो वही इस चैप्टर में हमें समझना है। ठीक है, तो चलो देखते चलते हैं अपने इसमें सभी पॉइंटों को। तो पहला पॉइंट आ जाता है इसमें, राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या क्या आई। तो 1947 15 अगस्त को ये सब आजाद हुआ। आजादी के टाइम पर PM अपने नेहरू जी बने। ठीक है, और तो यहाँ क्या थी कि सभी लोग की सहमति थी, देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चले। ठीक है, अब क्यों ऐसे, क्योंकि देखो जब हमारा प्राचीन भारत हमने पढ़ा तो देश में राजाओं वगैरह ये सब ज्यादा रहते थे, या फिर जब हम पढ़ेंगे कि वहां गणराज्य ये सब चलता था। ठीक है, किसमें, तो ये चलता था आपका, जब आपने बुद्ध वगैरह उस टाइम की शासन व्यवस्था पढ़ी होगी। ठीक है, और जब फिर अपने मध्यकाल में आ जाते हैं तो वहां राजतंत्र आ जाता है पूरी तरह। तो सबसे बेटर क्या रहेगा, तो सबसे बेटर रहेगा लोकतंत्र। और लोकतंत्र आप नहीं जानते हो तो इसका मतलब आपने अभी तक 6th क्लास से पॉलिटी की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो पहले वो पढ़ो। ठीक है, और प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको वे सभी। ठीक है, तो एक बार आपको जाना तो जरूर पड़ेगा प्ले लिस्ट में। अब क्या क्या दिक्कत थी, तो 3 मुख्य चुनौती थी सबसे पहले। ठीक है, तो 3 मुख्य चुनौती क्या थी, और देखो ये मेंस में भी आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्या था, एकता व अखंडता की चुनौती, मतलब हम अपने देश को अब एक कैसे बनाकर रखें, क्योंकि देखो जब तक पाकिस्तान से कट गया था, ठीक, हमारे देश से अलग हो गया, अब और भी तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो दक्षिण वाला एरिया था, वहां भी कुछ छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, वे भी अपने अलग अलग राज्य के निर्माण के बारे में कह रहे थे। कोई कह रहा था कि भाषा के आधार पर अलग कर दो, तो ये भी मुख्य चुनौती थी। और इसका क्या कारण था, एक तो देश का बड़ा आकार था और विविधता ज्यादा थी। ठीक है, अगर आपको विविधता के बारे में भी नहीं पता तो भाई फिर से वही वाली बात कि शुरू से अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो 6th क्लास से। ओके,
और एस्पेंट एक बात और, आने वाले टाइम पे हम एम लक्ष्मीकांत की भी स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, व्यूज वगैरह ठीक आते हैं। और आपसे वादा है कि एम लक्ष्मीकांत केवल 11 से 12 दिन में कंप्लीट समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। और तरीका भी बताएंगे एम लक्ष्मीकांत को कैसे अच्छे ढंग से पढ़े। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम रखना, संसदीय व्यवस्था अपनाना और इसमें अपने फंडामेंटल राइट्स ये सब देने, ठीक है। ये भी अपनी समस्याएं थी अलग। फिर इसमें सभी समाज का भला हो, ठीक है। और उस टाइम पर जब देश आजाद हुआ तो कई जगह दंगे भी चल रहे थे, वो भी सब कायम करने थे, ठीक है, नियंत्रण करना था। तो ये सारी दिक्कतें थी, ठीक है। अब फिर क्या है, देश टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान अलग हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ वही लिखा है कि विभाजन की प्रक्रिया परिणाम, जब विभाजन हो गया तो क्या हुआ, ठीक है। तो क्या है, प्रक्रिया क्या थी? विभाजन का आधार माना गया धर्म, ठीक है, धर्म के आधार पर ही विभाजन माना गया, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जहां मुसलमान लोग ज्यादा हैं तो उन्हें अलग निकाल के उनका पाकिस्तान बना दो, और जहां हिंदू लोग ज्यादा हैं वो इंडिया रहेगा, ठीक है। यही बात आपकी यहाँ लिखी गई है, ठीक है। अब पर इसमें समस्या क्या थी? ब्रिटिश सरकार में ज्यादातर मुसलमान हिंदी या फिर कह सकते हैं हिंदू क्षेत्र से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इसका विभाजन कैसे करें? तो यहाँ भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और फिर हर मुसलमान इलाका पाकिस्तान नहीं चाहता था। अब सारे देश के मुसलमान लोग ऐसे भी नहीं थे कि सभी पाकिस्तान जाना चाहते हो, ठीक है। और फिर पंजाब व बंगाल में बहुसंख्यक मुसलमान भी यहाँ रहते थे और अल्पसंख्यक दोनों तरफ थे, ठीक है। और वे दोनों तरफ रह गए थे, कुछ पाकिस्तान में भी चले गए, क्योंकि भाई जो पाकिस्तान वाला पंजाब था तो उन लोगों का भी तो इमोशनल अपनी धरती से जुड़ गया, तो उन्हें भी वहां मजबूरी में फिर पाकिस्तान रहना पड़ा। तो ये सब तो हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ था? फिर परिणाम देखें विभाजन के, तो विस्थापन का पुनर्वास हुआ, यानी कि लोग इधर से उधर गए, आबादी बढ़ी, ठीक है, शरणार्थी इधर से उधर आए, और हिंसा ये सब हुआ, ठीक है, धर्म के आधार पर अत्याचार, ठीक है। और ये आपने गदर फिल्म देखी होगी, जो शुरू में स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल सेम वही हुआ था, ठीक है। फिर राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, यानी कि राज्यों को कैसे करा जाए, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। जैसे आज आप ये राज्य देखते हो ना, फिर इसमें क्या था कि भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करना भाषा व संस्कृति के आधार पर। तो कांग्रेस ने कह दिया था कि हम भाषा के आधार पर राज्य दे देंगे, ठीक है। तो कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ था 1920 में, ठीक है। और इसमें एक मुख्य बात, और ये जो आज कांग्रेस सरकार है ना, ये वो वाली कांग्रेस नहीं थी, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रखना, जो आज कांग्रेस पार्टी है वो वाली नहीं थी, ठीक है, अलग हो गई थी बीच में। या आप जब ये 12th वाली पढ़ोगे ना, या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, उसमें विस्तार में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1920 नागपुर में ये अधिवेशन हुआ था। और देखो पीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने एक भाषा और एक राज्य की बात की थी, ठीक है। पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक भाषा एक राज्य की बात हुई थी, ठीक। और फिर यहाँ कुछ ऐसे भी हुए कि कुछ भाषा के आधार पर भी राज्य अलग करे गए, जैसे कि 1960 में मुंबई, ठीक है, भाषा के आधार पर, और 1963 में असम नागालैंड, ठीक है, 1966 में हरियाणा पंजाब। तो ये सब फिर करने भी पड़े थे उन्हें, क्योंकि मजबूरी हो रही थी, ठीक है। और फिर आगे पॉइंट क्या है कि देश की एकता अखंडता बनी रहे, इस कारण ये सब करना पड़ा, ठीक है। बट पहला भाषा आधार राज्य तेलुगु, ठीक है, तो वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जहां तेलुगु ये सब बोली जाती थी, ठीक है। और फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, ठीक है, पीटी में क्वेश्चन भी आया है। इसने रिपोर्ट 1956 में अपनी दी, और इसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित बनाए, ठीक है, इन्होंने अपना अलग किया, ओके। अब आ जाता है रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ, ठीक है। तो ये दो तरीके से देखना हमें, पहला ब्रिटिश भारतीय प्रांत जहां ब्रिटिश का शासन चलता था, और दूसरा देशी रियासतों, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत प्रत्यक्ष समस्या क्या थी? 565 रियासतें थी, स्वतंत्रता के समय 3 रियासतें ये बची थी, ठीक है। और फिर आगे इसमें राजाओं का शासन था, बट वो ब्रिटिश के अधीन थी, ओके।
अब चलो आगे बढ़ते हैं, सरकार का नजरिया इस चीज में क्या था। सरकार के हिसाब से देखें तो देश के बट जाने की संभावना का विरोध करते थे, ठीक है। रजवाड़े उड़ीसा ये 26 और छत्तीसगढ़ में 15, ठीक है। शांतिपूर्वक बातचीत व समझौता, रजवाड़े कुछ शामिल हो गए। और ये सब किसने कदम उठाया कि रजवाड़ों को सभी को मिला जाए, तो इस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था, ठीक है। हैदराबाद मणिपुर ये नहीं माने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझाया, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर आ जाता है 2, तो इसका क्या नाम है। और ऐसे चैप्टर नंबर 1 में बस केवल आपका इतना ही इंपॉर्टेंट था और यही आप नोट करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। जब मतलब एक दल था, यानी कि अब जब देश आजाद हो गया तो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, वे 2-3 योजनाओं तक कायम रहे भी थे, ठीक है। तो वही देखना है, लोकतंत्र स्थापित करने में चुनौती आई। 26 नवंबर 1949 में संविधान पारित हुआ, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, ठीक है। फिर चुनाव आयोग 1950 में बना, ठीक है। और फिर पहला आम चुनाव 1952 में कराया गया था, पहली बार, यानी कि भारत में चुनाव होने जा रहा था, ठीक है। पर वो चुनाव देखो लोग भी ज्यादा नहीं जानते थे, तो चुनाव हुआ था, ठीक है। और जो वहां नाम लिखे गए ना, जैसे किसने वोट डाली, तो पहचान पत्र ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। तो नॉर्मली हिसाब से पहली बार चुनाव हुआ, लोगों को पता भी नहीं था कैसे चुनाव करना क्या है। तो चुनाव क्षेत्र का सीमांकन कैसे किया गया, तो मतदान सूची 21 वर्ष की थी, यानी कि जो 21 वर्ष के हैं वो ही डाल सकते हैं। मतदान सूची 40 लाख लोगों के नाम इसमें नहीं थे, ठीक है। ओके, तो फिर आगे इसमें देखते हैं हम, पहले 3 चुनाव में कांग्रेस जीती, ठीक है। और तो पहले चुनाव में जैसे 49 सीटों पर, और इस फिर 30-64 इसमें सीट कांग्रेस को मिली, ठीक है। कारण क्या था, संविधान संग्राम का विस्तार इन्होंने किया था, और लोकप्रिय नेता भी इसी में थे, कांग्रेस में सुसंगठित पार्टी थी, और लोगों का भरोसा भी रहा कि भाई कांग्रेस को जिताना चाहिए, ठीक है। तो पहला चुनाव 1952 में, ठीक है, कांग्रेस ने गवर्नमेंट यहाँ अपनी बनाई। दूसरा 1957 में हुआ, तीसरा 1969 में हुआ था, ठीक है। लिखे हुए इतने अपने काम के हैं नहीं, ठीक है। फिर आ जाते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, ठीक है। तो मुक्ति और निष्पक्ष चुनाव हुआ। शुरुआत में 3 चुनाव 1952, 57 और 61 तक कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा, यानी कि कांग्रेस ही जीती। कारण क्या है, वही अपनी मतलब ठीक ठाक पार्टी थी, ठीक है। और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी काफी अपना तो इसलिए जीतनी थी ये। फिर जो अपना चैप्टर नंबर 3 था ना, वो अपना काम का नहीं था इतना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर अब 4 देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है चैप्टर नंबर 4 में, कि भारत के विदेशी संबंध कैसे थे उस टाइम पर, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में देख लेते हैं कि महायुद्ध खत्म हो गए थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उस टाइम तक, ठीक है। नए देश लोकतांत्रिक सभी अपनाने लगे, और ये उपनिवेशिकवाद ये सब समाप्त हो गए इस टाइम तक, ठीक है। तो पहला था यहाँ भारत देख लेते हैं। तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भागीदारी, ठीक है, देश की संप्रभुता का सम्मान शांति कायम करने चाहते थे, ठीक है। आर्टिकल 51 भाग 4 में दे रखा है, ठीक है। तो संप्रभुता मतलब अब जो भी भारत अपना काम करेगा, ठीक है, अपने देश के हित में, तो वो अपने आप से कर सकता है, उसे किसी की इजाजत लेने की या ब्रिटिश आगे लोगों से कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई दबाव नहीं डाल सकता, ठीक है। फिर दूसरी तरफ देश की विदेश नीति पर घरेलू व अंतरराष्ट्रीय वातावरण का असर रहा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में यहाँ गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई, यानी कि भारत किसी के गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, ठीक है। 2 खेमे थी उस टाइम पर, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक। और इनके बीच काफी बाद में भी तनाव चलते रहे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं आर्थिक राजनीतिक सैन्य टकराव भी बाद में चलते रहे, ठीक है। यूएन संयुक्त राष्ट्र का उदय, परमाणु हथियारों का निर्माण करने लगे, ठीक। और इसमें फिर नेहरू की भूमिका 2 खेमों से दूरी रही, ठीक है, यानी कि दोनों के खेमों से दूर रहना समझा उन्होंने, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है इसमें अपने, जो कि अपने ये इतने काम के नहीं है, ठीक है, वही केवल इंट्रोडक्शन काम का था। फिर है चीन के साथ शांति और संघर्ष, ठीक है। तो चीन के साथ भी उस टाइम पर युद्ध हुए,
ये हम जो दूसरी एनसीईआरटी ना उसमें और ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेहरू चीन शांति प्रिय देश है, तो मतलब नेहरू जी कहते थे या चाहते थे कि शांति बनी रहे, बट जो सरदार पटेल कहते थे कि चीन आक्रमण हो जाएगा, ठीक है, और वो हो भी गया था, ठीक है। भारत चीन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अर्धसेना बल हो गया था, ठीक है। तिब्बत पर चीन ने नियंत्रण कर लिया और भारत ने जब भी विरोध नहीं किया, ठीक है। फिर तिब्बत ने धार्मिक नेता दलाई लामा भारत आए और चीन में आंतरिक इस घटना के मामले पर एक मामले में दखल विरोध समझा, ठीक है। फिर सीमा विवाद होने लगा तभी से ही, ठीक है। फिर 1926 में अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया चीन ने, फिर चीन से युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, और उसके बाद ब्राह्म की घोषणा कर दी थी, ठीक है। फिर इसमें पंचशील समझौते भी हुए चीन और भारत के बीच में, शांति समझौते, ठीक। आगे इसमें देखते हैं, फिर हुए थे पाकिस्तान के साथ युद्ध, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ था, तो ध्यान रखना आप ये सबके साथ, ठीक है। फिर कश्मीर का मुद्दा था यहाँ, ठीक है, 1947 से विवादित था। तो कश्मीर में क्या था कि कुछ वहां भी मुसलमान लोग रहते थे, पाकिस्तान वाले, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था ना, क्या आपको पता है जब देश का बंटवारा हुआ तो उसमें बात की थी जहां मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान को दे दो, जो हिंदू लोग हैं वो भारत बना दो। बट एक कंडीशन भी तो थी, जो लोग अपनी मर्जी से चाहते हैं वो ही पाकिस्तान में जाएंगे, ये नहीं कि जबरदस्ती भगा दोगे कि तुम मुसलमान हो तो भागो पाकिस्तान में जाओ, ठीक है। अब जो ये कश्मीर वाले मुसलमान थे ये पाकिस्तान में नहीं चाहते, बट पाकिस्तान वाले जबरदस्ती अपने इसे मिलाना चाहते हैं कि नहीं ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो ये विवाद था जब से, जो कि आज तक चलता ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर इस पे भी समझौता हुआ, ठीक है, यूएन ने ये युद्ध समाप्त कर दिया और एक संधि हुई 1960 में, सिंधु जल विवाद, ठीक है। तो सिंधु समझौता हुआ जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। और फिर 1965 में पाकिस्तान सैन्य संघर्ष बाद में ये करते, और जो पीएम थे उस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे अपने प्रधानमंत्री थे, सीधे ही उन्होंने बिल्कुल अपनी सेना को कह दिया जाओ संभाल लो, ठीक है। और कच्छ के इलाके पर गुजरात में पाकिस्तान ने अपना कब्जा करना चाहा, ठीक है। तो यूएन की सहायता से युद्ध समझौता यहाँ फिर हो जाता है, ठीक है, बाद में, ओके। फिर बांग्लादेश के भी साथ युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये सभी थोड़े याद होने चाहिए और आईआर में भी ये सब आ सकते हैं, बैकग्राउंड तो होना चाहिए ना। अब देखो आईआर का क्वेश्चन आएगा तो बैकग्राउंड बन गया, ठीक है जी। चीन के भी साथ युद्ध हुआ है और पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के भी साथ, ठीक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड बन जाता है, ठीक। तो बांग्लादेश 1971 में, ठीक है। तो पश्चिम पाकिस्तान अंदरूनी संकट यहाँ आया था, ठीक है, जो पश्चिम वाला था। और ये क्या कर रहे थे कि जो पश्चिम पाकिस्तान है ना और पूर्वी पाकिस्तान है ना वो बांग्लादेश था, ठीक है, और आज भी है, ठीक है। तो ये जो अपने पश्चिम पाकिस्तान वाले थे तो ये इन पर अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान है मतलब बांग्लादेश को, ठीक है। तो बांग्लादेश, तो भारत ने अपनी वो करी कि ठीक है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जो भी सुरक्षा करेंगे। जो ये अपना पश्चिम पाकिस्तान वाला था अब इसकी भारत के भी साथ लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये वाली लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि 1971 भारत में बंगाल से 80 लाख शरणार्थी आ गए थे, जो कि भारत में ही उस टाइम पर आ गए थे, ठीक है। भारत ने सोवियत संघ के साथ समझौता ये सब कराया, ठीक है। और फिर 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध ये फिर से होने लगा और ये पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के साथ, ठीक है। और ये सभी तीनों सेना का प्रयोग करा इन्होंने, ठीक है। और भारतीय सेना ने ढाका बांग्लादेश को घेर लिया और फिर पाकिस्तान के 90 सैन्य ने आत्मसमर्पण कर दिया, बांग्लादेश स्वतंत्र बन गया, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, भारत का सैन्य पराक्रमण दिखा इससे, ठीक है। और 1971 में इंदिरा गांधी पीएम बनी, ठीक है। और देखो जैसे इंदिरा गांधी पीएम थी, मानती उनके कुछ चीजें बहुत कठिन थी या थोड़ा सोच समझ के उन्होंने
कहीं कहीं कार्य नहीं किया, पर जो उनकी डिसीजन मेकिंग थी तो वो एकदम स्ट्रांग थी और उस टाइम पर होनी भी चाहिए थी, ठीक है, एकदम एक्शन ले लेना, ठीक है। और फिर कारगिल संघर्ष होता है, ठीक है, 26 जुलाई को 1919 में पाकिस्तान और इंडिया के साथ, ठीक है। तो अब तक आपने देख लिया ज्यादातर हमारे युद्ध पाकिस्तान के साथ ही हुए, ठीक है, और ये जब तक ये होते रहेंगे। आखिर देखो इन युद्धों का आप बताओ, इन युद्धों का आखिर परिणाम क्या निकलता? देखो कुछ नहीं निकलता। इससे फायदा क्या है कि इंडिया में तो खैर चलो एजुकेशन फिर भी ठीक है, पाकिस्तान के मुकाबले देखी जाए तो उससे तो बहुत ज्यादा ठीक है। देखो अगर पाकिस्तान में भी ज्यादातर क्या है कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, जहां लोग एजुकेटेड होंगे तो उनके मन में तो ये सब विचार आएगा ही नहीं लड़ने का, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में, ठीक है। तो जो नौजवान होंगे कोई वहां अपना इंजीनियर बनेगा या जो भी है। अब पाकिस्तान में ये सब नहीं आज भी हो पाया, ठीक है, तो इस कारण वहां के एजुकेटेड लोग हैं नहीं और इधर उधर या फिर आतंकवाद इन चीजों में ही लगे रहते हैं, ठीक है। फिर इसमें भारत की परमाणु नीति, तो 2017 में रिपोर्ट की परमाणु रिएक्टर्स की संख्या का के आधार पर 30 नंबर है, ठीक, और परमाणु उपयोग नो फर्स्ट यूज, ठीक है। तो मतलब हमारी भारत की जो परमाणु की नीति थी कि हमारी ये थी कि पहला परमाणु अटैक हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो परीक्षण हुआ था हालांकि पोरखंड में 18 मई 1974 में, ठीक है, और दूसरा भी हुआ था फिर 11 में, ठीक है। तो ये थी थोड़ी युद्ध के बारे में, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापन, ठीक है। तो क्या है इसमें देख लेते हैं हम। तो राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, ठीक है, तो देखते हैं इसमें 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई और 1964 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री जी सरकार बनाते हैं और बाद में, ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं जहर की वजह से हो जाती है, इनके खाने में जहर, ठीक है, तो वो तो एक अलग बात है। बट उस टाइम पर दो चुनौती थी, क्या क्या थी? एक तो चीन युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाई ज्यादा आ गई क्योंकि चीन से युद्ध करा तो अपने यहाँ भी बहुत दिक्कत आने लगी, ठीक है। मानसून की असफलता ये सूखा डाल रही थी हमारे यहाँ। तो शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी अपने देश के प्रधानमंत्री बनती हैं ये, ठीक है। और उस टाइम पर उम्मीदवार कौन थे प्रधानमंत्री के लिए? मोरारजी देसाई थे और इंदिरा गांधी थी, बट इंदिरा गांधी जी को पीएम चुना जाता है, ठीक है। और 1965 में पाकिस्तान से अपना उस टाइम पर युद्ध हुआ था, ठीक। फिर क्या है, चौथा आम चुनाव हो जाता है, ठीक है। तो चुनाव संदर्भ में देख लेते हैं। गंभीर आर्थिक संकट, मानसून सूखा, ठीक है, खेतों में गिरावी, ये सभी, ठीक। और $1 5 रुपए का हो चुका था, ठीक है। आर्थिक संकट, आंदोलन भी काफी हो रहे थे, ठीक है। गैर कांग्रेसवाद, लोकतांत्रिक शासन, ठीक है, आंदोलन कर रहे थे। चुनाव का जनादेश, ठीक है, तो 60+2 सीटों से ये हार गई थी, ठीक है। और गठबंधन संयुक्त विधायक दल कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे थे, ठीक है। दल बदल ये सब ज्यादा हो रहा था। हालांकि बाद में कानून आ जाता है दल बदल का, जो कि हम आगे देखेंगे। खास पार्टी से चुनाव लड़े, जीतने के बाद पार्टी छोड़ देते थे, ठीक है। फिर कांग्रेस में विभाजन हुआ बाद में उसी टाइम पर, तो ये विभाजन समझो। इंदिरा गांधी बना सिंडिकेट, ठीक है। तो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पीएम, ठीक है, बना दिया, ठीक है। क्यों? सिंडिकेट से ही सलाह देंगे, ठीक है। पार्टी के बाहर के लोगों को सलाहकार रखा, ठीक है। धीरे धीरे सिंडिकेट को हाशिए पर ला दिया इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। एक तरीके से कहें तो उन्हें महत्व नहीं दिया। तो चुनौती क्या आ गई फिर? सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त हो गई है और कांग्रेस की खोई हुई जमीन को वापस लाना था, ठीक है। कह सकते हैं कांग्रेस की खोई हुई इज्जत को वापस लाना था, ठीक है। फिर राष्ट्रीय पद के चुनाव हुए तो जाकिर हुसैन राष्ट्रपति, उस टाइम पर मृत्यु हो चुकी थी, तो बीवी गिरी राष्ट्रपति बने। तो सिंडिकेट के अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को पार्टी से अलग कर दिया और इंदिरा गांधी ने फिर नई
पार्टी बनाई जिसे नई कांग्रेस समाजवादी कहा जाता है। ठीक है, तो आज जो आप ये कांग्रेस की पार्टी देख रहे हो ना, तो ये वाली है। ठीक है, जिसमें ये राहुल गांधी ये सब हैं, तो आज ही वो वाली पार्टी है। ठीक है, और नेहरू जी लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर वो वाली पार्टी तो रही थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम ये सब किए थे। ठीक है, फिर 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन होता है। तो 1971 का चुनाव 3 पार्टियों के बीच में था। ठीक है, और गैर कांग्रेसी थे, वे कहते थे इंदिरा हटाओ और देश बचाओ। ठीक है, ये उस टाइम पर नारा रहा था। ठीक, जो अपनी पुरानी कांग्रेस थी भाई, उसका तो असली शक्ति थी कह सकते हैं, उसका तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी। बट जो नई कांग्रेस इंदिरा गांधी जी ने बनाई ना, उसमें फिर इन्हें लोगों को विश्वास दिलाना पड़ा कि एजेंडा कार्यक्रम चलाए कि गरीबी हटाओ। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने ये चलाए। ओके, फिर वोट डालने का आधार किसान, दलित, मजदूर, इन सब से। ठीक है, और फिर 1971 में परिणाम आते, नई कांग्रेस इस गठबंधन में 373 सीटों पर ये बनती है। ठीक है, इंदिरा गांधी 352 में 44% वोट मिलते हैं। ठीक है, पुरानी कांग्रेस को 16 सीट मिली और गठबंधन को 40 से कम। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना हो गई। अब ये इंदिरा वाली पार्टी बनी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का पुनर्स्थापन तो किया, परंतु कांग्रेस की प्रकृति बदल गई। ठीक है, बदल जाएगी ना, पहले उन लोगों से कांग्रेस मिली थी या उनकी पार्टी थी जो एक देश के हित में कार्य कर चुके थे। ठीक है, 6 चैप्टर अपना अब स्टार्ट हो जाता है। और एस्पिरेंट, अब तक आपने देखा होगा कि नोट्स बिल्कुल शॉर्ट हैं और ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम में हमें मेंस में बनाना होता है। ठीक है, थ्योरिकल तो वहां लिखेंगे नहीं, तो इस प्रकार ही बनाया जाता है मेंस में भी। ठीक है, और रियल में आपको ऐसे ही लिखना होगा वहां। ठीक, फिर लोकतंत्र व्यवस्था ये संकट में आने लगी। कैसे? आपातकाल की पृष्ठभूमि, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी सिचुएशन लगाई और यहीं से ही फिर संविधान में संशोधन किए गए कि इमरजेंसी अब हर कोई नहीं लगा सकता। ठीक है, तो आपातकाल की पृष्ठभूमि, आर्थिक संदर्भ देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या थे? सरकार का नारा गरीबी हटाओ। ठीक है, परिणाम में क्या हुआ? ये सामाजिक सुधार नहीं कर पाई, मतलब गरीबी एक तरीके से नहीं जा पाई। ठीक है, दूसरा क्या था? बांग्लादेश संकट था, 80 लाख शरणार्थी भारत में आ चुके थे। ठीक है, जनता आंदोलन शुरू हुआ, रेलगाड़ी हड़ताल। ठीक है, अमेरिका ने भी फिर भारत की सहायता नहीं की। और ठीक है, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ने लगी, कृषि उत्पादन नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर लोग आपस में ही कहने लगे इंदिरा भगाओ और देश बचाओ। ठीक है, और फिर और भी कुछ कारण थे। गुजरात और बिहार में छात्रों ने आंदोलन किए। ठीक है, 1974 में जन कारण जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये सब होने लगे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, यानी कि इमरजेंसी लगा दी गई। नेतृत्व मोरारी देसाई, और गुजरात में चुनाव जल्दी। ठीक है, भूख हड़ताल ये सब होने लगी। ठीक है, एक तरफ से उस टाइम की कांग्रेस पर संकट पूरे देश से आ गया। ठीक है, और फिर 1974 में मार्च में जो जेपी नारायण थे, तो जेपी नारायण ने इन्होंने भी काफी आंदोलन चलाए। ठीक, फिर न्यायपालिका से भी इंदिरा गांधी जी का संघर्ष हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि क्या संसद फंडामेंटल राइट में कटौती कर सकती है, और जवाब था इसका नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा क्या था इसमें कि क्या संसद संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार में कटौती कर सकती है, जवाब क्या? सुप्रीम कोर्ट के आधार अनुसार पर संसद के पास यह अधिकार नहीं है। ठीक है, तो फिर न्यायपालिका से भी कुछ ये सब हुआ उस टाइम पर। ठीक है, फिर तीसरा क्या था? संसद राज्य नीति डीपीएसपी के प्रभाव कम करने के लिए एफआर को कम कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब भी निरस्त कर दिया। ठीक है, तो एक तरफ से कांग्रेस पर उस टाइम में लगभग आंदोलन की स्थिति बन चुकी थी। ठीक है, तो इस कारण ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी, और 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी की सरकार फिर नहीं रही, और 24 जून 1975 सुप्रीम कोर्ट ने जब तक अपील की सुनवाई नहीं की, जब तक संसद बनी रहेगी। ठीक है,
और इसका फिर परिणाम क्या हुआ कि नेताओं की गिरफ्तारी हुई, ठीक है। निवारक नजरबंदी, 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारी हुई, ठीक है। फंडामेंटल इन सब का भी उल्लंघन किया था, ठीक है। संसद के सामने चुनौती क्या थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पृष्ठभूमि, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। और लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया, ठीक है। तो ये सब बदलाव फिर हुए। और यहाँ फिर आगे एक और पॉइंट देख लेते हैं, संकट और सरकार का फैसला, ठीक है। तो इसमें ये कुछ नोट्स ना अपने काफी टाइम पहले के थे, तो थोड़े पेन से लिखा हुआ मिट रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज पर, ठीक। तो जेपी नारायण प्लस विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफा की मांग की और 25 जून 1975 में रामलीला मैदान घोषणा की थी, ठीक है। तो सरकार का फैसला क्या था, तो 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के राष्ट्रपति के तहत, ठीक है, ये सब हुए। और फिर राष्ट्रपति फरुखचीन अली नेता को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। फिर एस्पेंट जब ये इमरजेंसी लगाई गई तो इससे कुछ सबक भी मिला। क्या मिला कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां और ताकत उजागर हुई, ठीक है, कि मतलब कैसे भी लोग इमरजेंसी का फायदा उठा सकते हैं। फिर इस चीज को बदला, ठीक है। भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना मुश्किल है और आपातकाल प्रक्रिया में संशोधन, अब आपातकाल केवल शस्त्र विरोधों की स्थिति में ही लगाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कोई भी प्रधानमंत्री आकर लगा देगा, ठीक है। आपातकाल के बाद राजनीति कैसी थी, तो लोकसभा चुनाव 1977 में हुए, जनता पार्टी सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री के पद के लिए संघर्ष शुरू हुए थे। तो प्रधानमंत्री के लिए 3 लोगों में इस टाइम संघर्ष था, मोरारी देसाई और जगजीवन राय और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो मोरारी देसाई पीएम 18 मंथ तक केवल बने रहे, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह ये कब तक रहते हैं, चौधरी चरण सिंह तो ये केवल 4 मंथ तक ही बन पाए, ठीक है। और फिर मध्य विधि चुनाव हुए 1918 में, जनवरी में जनता पार्टी हार जाती है, ठीक है। इंदिरा गांधी फिर जीत जाती है और वो भी 353 सीटों से, ठीक है। तो 1977 तक ही रहती हैं और कांग्रेसी गरीबी की हिमायत समाजवादी पार्टी बन जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 7, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो ये क्या थी, क्षेत्रीय आकांक्षाएं तनाव क्या था। तो 1947 में देश का विभाजन, विस्थापन, रियासतों का विलय, फिर उन्हें पुनर्गठन, ठीक है। आजादी के बाद कश्मीर मामला, ठीक है, भारत पाकिस्तान और पूर्वोत्तर का कुछ भाग भारत के विलय में सहमत नहीं था, ठीक है। दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन ज्यादा चल रहे थे, ठीक। जम्मू कश्मीर तो इसे 370 का विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है। तो मतलब ये विशेष, तो यहाँ की जैसे कि आपकी नागरिकता भी अलग होगी देश से, ठीक है, इनका अलग ही संविधान होगा। तो हालांकि अब वो सब हट चुकी है, ठीक है। समस्या क्या थी, महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र जम्मू कश्मीर इनके टाइम पर रहा था, ठीक है। और फिर पाकिस्तान कश्मीर, मुसलमान पाकिस्तान का ये हिस्सा मान रहे थे, बट स्थायी लोग कश्मीर को ही अपना क्षेत्र मानते थे, वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। अब फिर आगे आ जाते हैं, इसमें आंतरिक व बाहरी झगड़े भी चलते रहे। तो पाकिस्तान द्वारा दबाव, जिस क्षेत्र पर नियंत्रण आजाद कश्मीर पर ये करना चाहते थे, ठीक है, आर्टिकल 370 वहां लगा हुआ था, तो ये सब वहां उतर रहा। फिर द्रविड़ आंदोलन भी चल रहे थे उस टाइम पर। तो द्रविड़ लोगों की मांग क्या थी, तो स्कूल का पाठ्यक्रम है वो तमिल संस्कृति को यहाँ बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, या फिर तमिल को बढ़ावा दिया जाए। और 1965 में हिंदी को राज्य भाषा बनाने का विरोध, यानी कि जो सरकारी काम काज होंगे वो हिंदी में हो, तो उसका ही विरोध हुआ, ठीक है। तो ये सब वहां होता रहा, ओके। और फिर पंजाब राजनीति संदर्भ में भी देख लेते हैं हम, वहां क्या हुआ। तो 1920 में
अकाली दल का गठन 1967 से 1977 सरकार बनी, ठीक है। अकाली दल के द्वारा पंजाबी सूबा सिख बहुसंख्यक था और पंजाबी सूबा स्थिति डामाडोल रही थी उस टाइम पर, मतलब वहां भी कुछ ऐसी स्थिति हो रही थी, ठीक है। 1970 के दशक स्वायत्ता की मांग होने लगी और 1980 तक अकाली दल की सरकार थी, तो वहां चरमपंथी लोग बढ़ने लगे और खालिस्तान की मांग करने लगे, ठीक है। फिर पंजाब शांति की ओर, तो 1984 में राजीव गांधी पीएम बनी। अकाली दक्ष अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगेवाला उस टाइम पर ये थे, ठीक है। तो पंजाब समझौता भी हुआ, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया और पंजाब हरियाणा सीमा विवाद आयोग बनाए गए और पंजाब हरियाणा ब्यास नदी का भी जल विवाद निपटा दिया गया, ठीक है। फिर एक चैप्टर पे आ जाते हैं, भारतीय राजनीतिक नए बदलाव किए गए 1990 का दशक। तो पहला पॉइंट, 1989 में चुनाव कांग्रेस हार गई 157 सीटों से, ठीक है। मंडल मुद्दा, ओबीसी आरक्षण, पक्ष विपक्ष ये सब चलता रहा और 1990 तक राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनाती है अपनी, ठीक है। और मंडल आयोग ने लागू किया ओबीसी का आरक्षण, ठीक है। फिर 1991 में इकोनॉमिकल आर्थिक नीतियों में बदलाव किए गए, राजीव गांधी हत्या हो चुकी थी, ठीक है। और फिर चुनावी कांग्रेस पीएम ये इनमें बदलाव हुआ, ठीक है। तो पीएम कौन बनी? नरसिम्हा राय, ठीक है। ओके, तो ये सब होने लगे और इसी टाइम भी अपना बीजेपी का उदय होने लगता है, ठीक है। फिर गठबंधन का अपना युग आ जाता है, कांग्रेस का पतन हो जाता है, होने लगता है। बट 1960 तक केवल कांग्रेसी पार्टी बनाती रही, ठीक है। फिर 1989 में गठबंधन की सरकार आने लगी। 1990 के दशक में कांग्रेस को चुनौती फिर मिली, तो क्या थी वो कि 1989 से 2014 तक बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था सरकार ने शुरू की, ठीक है। यानी कि उस टाइम पर गठबंधन की सरकार ज्यादा आती रही, ठीक है। केंद्र में 11 सरकार बनी थी, मान लो 11 सरकारों को गठबंधन से ही एक केंद्र सरकार बनाई जा रही है, ठीक है। 1924 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई बीजेपी, जो कि अब आके उसे गठबंधन ले लिए पड़ा है, नहीं जब तक पूर्ण बहुमत की थी वो, ठीक है। फिर आगे पॉइंट इसमें 1990 दशक तक सरकारों ने दलित, ओबीसी इन सभी को भी लोगों पर भी ध्यान देना चालू किया, ठीक है। 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार कांग्रेस समर्थन में आ चुके थे इनके। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा भाजपा का भी समर्थन इसमें आ गया था, ठीक है। फिर बीजेपी का इसमें उदय हो जाता है, तो 1991 से 1996, ठीक है। तो 1996 में सबसे बड़ी पार्टी थी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक, ठीक है, जिसे एनडीए बोला जाता है, ठीक है। तो 1998 से 1999 तक ये बनी, ठीक है। और वाजपेयी पीएम थे उस टाइम पर, ठीक है, तो बीजेपी के। तो ये आपकी एनसीईआरटी थी अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति कैसे रही। हालांकि स्पेक्ट्रम में और डिटेल्स में दिया गया है, GS1 में आपके जरूर काम आएगा, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे, मेंस में प्री में नहीं आते, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12 की, और जिसका नाम है समकालीन विषय, और ये IR के तौर पर भी काम आ जाती है, मतलब GS3 में, ठीक है। IR को आपको बस करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, आपका IR में भी काम हो जाएगा, ओके। तो एस्पिरेंट एक बात ध्यान देना, देखो पहली बात ये क्लास अभी 40 से 50 मिनट की हुई होगी, तो एक किताब समाप्त हो गई, अब इसी में दूसरी भी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छी और आपको क्लासेस कहाँ मिलेंगे, ठीक है। इससे एक तो आपका टाइम बचेगा और इन नोट्सों से ढंग से समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वो अपनी हम दूसरी किताब को। तो एस्पिरेंट बुक नंबर 2 का अपना चैप्टर नंबर 1 अब हम देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक क्या था इसमें? शीत युद्ध, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और 1945 में ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद शीत युद्ध होने लगे, जैसे बोल सकते हैं हम गृह युद्ध, ठीक है। तो ऐसे युद्ध जो हथियारों से नहीं लड़े जाएं, बट एक दूसरे की आर्थिक उस पर चोट करें, या फिर कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, बट हथियारों से नहीं, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया और दो महाशक्तियों का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ USSR, ठीक है। तो शीत युद्ध शुरू हुआ
उसकी टाइम की देख लेते हैं हम। दोनों शक्तिशाली थे और परमाणु शक्ति संपन्न थे, ठीक है। पूरा विश्व उस टाइम पर दो खेमों में बट गया। तो पहला अमेरिका के साथ पश्चिम यूरोप देशों के साथ, ठीक है। दूसरा सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप देशों के साथ, ठीक है। और इनका खेमों का कार्य क्या था? सुरक्षा दूसरे देशों से, ठीक है। तो मतलब जैसे दोस्त नहीं हो जाती एक दूसरे की, कि अगर हमारी लड़ाई होगी तो हमारा दोस्त काम आएगा, तो उस टाइप की इन्होंने एक गुट बनाया, ठीक है। बट भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई बाद में, स्वतंत्रता के बाद, कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो एक अच्छा कदम था। और फिर देखते हैं इसमें पश्चिम और पूर्वी गठबंधन होने लगे 1949 में। नोटो, ठीक है, तो जिसे, ठीक है, नाटो संगठन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये था बस इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बस। तो ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त हो जाता है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है आपका, दो ध्रुवियों का अंत, यानी कि जो वो दो शक्ति थी फिर उनका अंत कैसे होता है, तो यही देखना हमें। तो सोवियत प्रणाली क्या थी, तो ये क्या थी देखते हैं इसे। तो पूर्वी यूरोप के जो भी देश इस प्रणाली को अपनाया वो समाजवादी, उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा गया, ठीक है। तो पहली दुनिया दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो विकसित क्या था, ठीक है, तो संचार प्रौद्योगिकी, अनंत ऊर्जा संसाधन आदि, ठीक है। तो ये सब थे। और सोवियत संघ प्रणाली, तो ये क्या क्या थी, तो नौकरशाही का शिकंजा प्रणाली, सत्तावादी थी, नागरिक की अभिव्यक्ति अधिकार कम, और हथियारों की होड़ में सैन्य खर्चा ज्यादा होता था, ठीक है। और ये फिर क्या है इसमें, तो 1917 में समाजवादी क्रांति, विरोध पूंजीवाद की कल्पना, निजी संपत्ति का विरोध करने लगे, ठीक है। राज्य पार्टी की संस्था को महत्व और आर्थिक पर राज्य का नियंत्रण होने लगा था, ठीक है। फिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया, यानी कि फिर ये खत्म क्यों हो गई सोवियत संघ, तो राजनीति व सामाजिक संस्थाएं कमजोर होने लगी एक दूसरे की, जब मतलब इनमें यही अपना सैन्य खर्च, तो आर्थिक संकट भी आएंगे, संसाधनों का अभाव होने लगा, सैन्य खर्च बढ़ा, आर्थिक संकट आने लगा, ठीक है। जानकारी व अंतर इनमें होने लगा, लोगों को पिछड़ेपन का साहस होने लगा, ठीक है। और फिर राजनीतिक मनोवैज्ञानिक कारण थे। और आगे फिर क्या था, यूएसएसआर के विघटन के परिणाम क्या थे, तो दूसरी दुनिया के देशों का पतन शीत युद्ध के दौरान समाप्त हुआ, ठीक है। फिर शांति हुई, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलने लगे, और सोवियत खेमों में स्वतंत्र देश पसंद पहचानने सब होने लगे, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में क्या है, सत्ता में समकालीन राजनीतिक केंद्र, ठीक है। तो सत्ता में समकालीन केंद्र, ठीक है। तो इसमें क्या था, यूरोप संघ आता था, ठीक है। तो यूरोप संघ में क्या क्या था, जब यूएसएसआर विघटन 1991 में हुआ, तो यूरोप के सामने दो प्रश्न थे, एक तो पुरानी दुश्मनी, या तो फिर सकारात्मक योगदान करें और सभी मिल बांट कर रहें, ठीक है। 1945 में यूरोप के देशों के बीच मेल भाव शुरू हुआ, ठीक, जिसमें मार्शल योजना बनाई गई, ठीक है। तो अमेरिका ने ये बनाई यूरोप की इकोनॉमी पुनर्गठन को कम करने के लिए। 1948 में यूरोप आर्थिक संकट में आने लगा, ठीक है। और ये फिर एक संगठन बना जो कि आर्थिक ये सब काम करने लगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, आसियान, ठीक है। तो ये क्या था, 1967 में बैंकॉक में घोषणा हुई, उद्देश्य आर्थिक सामाजिक संस्कृति विकास क्षेत्र, शांति को बनाए रखना, ठीक है, और क्षेत्रीय विवादों को सैन्य टकराव तक नहीं ले जाएं, ठीक है। तो आसियान के फिर 3 स्तंभ बने, जिसमें आसियान सुरक्षा सम्मुख होने लगी, और आसियान आर्थिक सम्मुख, और फिर आसियान सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा मिलने लगा, ठीक है। फिर है चैप्टर नंबर 4। हालांकि आपको
पेन कम चलने की वजह से दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ लिखा हो गया है सामाजिक दक्षिण एशिया, ठीक है। तो दक्षिण एशिया के बारे में अब हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब आते थे, ठीक है। तो पाकिस्तान में सेना और लोग, तो पाकिस्तान, पंजाब, सिंधु, कश्मीर, बलूचिस्तान, ये सब आते थे, ठीक है। फिर संविधान बने तो, और 1971 में 1977 तक निर्वाचित सरकार बनी अली की, ठीक है। तो 1999 में सैन्य तख्ता पलट हुआ और जनरल बख्तियार मुर्शिद पीएम बने, ठीक है। और 2001 में पीएम राष्ट्रपति घोषित हुई कि 2008 में ये लोकतांत्रिक देश बन चुका था, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। पश्चिम पाकिस्तान ये अपना उर्दूई लोगो था, और जो पूर्वी पाकिस्तान था ये बंगाल, असम, ये विरोध ये सब खत्म होने लगा, ठीक है। तो ये सब भी यहाँ मतलब बताने लग रहे हैं कि सब अपना आप लोकतंत्र की ओर आने लगे, और जो पुराने विवाद थे उन सभी को निपटाने लगे, ठीक है। फिर इसी क्रम में नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र था और 1990 में संविधान लोकतंत्र यहाँ बन गया, ठीक है। और तृतीय समर्थन था यहाँ, ठीक है। तो मतलब समझते हैं जैसे राजा, मनोवादी संगठन और लोकतंत्र के समर्थन में, ठीक है। तो लोग अलग अलग समर्थन में थे, कोई राजा, ठीक है, तो कोई लोकतंत्र के समर्थन में, बट लोकतंत्र यहाँ शुरू हुआ, ठीक है। तो 1990 में माओवादी संगठन, ठीक है, राजा ने 2002 में संसद भंग कर दी और 2006 से आंदोलन यहाँ शुरू हुए, ठीक है। हालांकि फिर बाद में लोकतंत्र यहाँ स्थापित हो जाता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं श्रीलंका का इसमें। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र कैसे हुए। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष होते थे। तो पहला था सिंहली समुदाय, दूसरा था तमिल। सिंहली में बौद्ध थे बहुसंख्यक, और तमिल में ये श्रीलंका के मूल थे और कुछ लोग भारत से थे। तो इनके बीच भी युद्ध होते रहते थे कि जब अब सिंहली समुदाय की सरकार बनती है तो ये तमिल लोगों की सरकार का लोगों को ज्यादा मतलब उन्हें नीचा दिखाते हैं, ठीक है। तो उनका कहानी मानते, इस कारण वहां भी थोड़ा गृह सा युद्ध हुआ। बाद में वो भी सिमट गया और फिर वहां का भी मामला शांत हो गया, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 5 आ जाता है अपना अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो ये क्या था, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। देखो अब इतना सब कुछ हो गया तो लगभग विश्व में शांति हो चुकी थी, यानी कि पृथ्वी पर अब सब थोड़े ठीक होने लगे। बट कोई एक ऐसा तो संगठन हो जो कोई कानून बना सके और सभी लोग उसे माने, ठीक है। तो आज पूरा विश्व यूएन संयुक्त राष्ट्र को अनिवार्य मानता है, ठीक है। और यहाँ जैसे मानव की आशा, युद्ध व शांति समझौता हो जाते हैं, हथियारों के बेहतर जुबान से लड़े, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से शांति समझौता, और सभी लोगों के देश यहाँ आकर अपना शांति समझौता विवाद निपटाते हैं, ठीक है। किसी भी एक देश का दबाव नहीं, ठीक है, सभी सदस्यों की सहमति द्वारा ये हुआ था, ठीक है। सभी को काम साथ मिलकर करना पड़ा, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 ही देख लो आप, तो सभी लोगों ने पूरे विश्व ने सहयोग करा। तो संयुक्त संघ का विकास कैसे हुआ, तो देखते हैं इसे। तो प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक। तो प्रथम वर्ल्ड वॉर के दौरान ये महसूस होने लगा कि कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो झगड़े को निपटा सके। तो इस कारण ही ये हमें संगठन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो यही सब बस यहाँ ये लिखा हुआ है, ओके। आगे आ जाते हैं फिर हम। यूएन सदस्य कितने थे, तो 15 सदस्य थे। तो 5 सदस्य स्थायी थे और 10 सदस्य अस्थायी थे इसमें, ठीक है। तो यूएन सदस्य का प्रधान प्रतिनिधि महासचिव, वर्तमान में उसे एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। और फिर इसमें जो 10 सदस्य स्थायी होते थे तो 2 वर्ष के चुनाव में इन्हें चुना जाता था, और 2023 तक अल्बानिया, ब्राजील, ठीक है, और इंडिया 2021 में 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है इसमें, ठीक है।
और जो 5 स्थायी सदस्य थे यूएन के, ठीक है, तो वो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये थे, ठीक है। क्यों? दूसरे वर्ल्ड वॉर में इनकी ताकत ज्यादा थी, ठीक है, और जिनकी कम थी उन्हें अस्थायी में चुना गया यहाँ, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ में सुधार हुए, तो संगठन की बनावट, इन प्रक्रिया में सुधार हुए, सुरक्षा परिषद में बदलाव, ठीक है, स्थायी व अस्थायी सदस्य संख्या में बदलाव हुए, यूएन बजट प्रक्रिया, इन सब में सुधार हुए, ठीक है। न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की सुनवाई होने लगी, किन मुद्दों को यूएन प्राथमिकता देगा, ये भी सब वहां अधिकार हुए, ठीक है। और फिर शांति, सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पर वे ध्यान देने लगे, ठीक है। फिर यूएन सुधार और भारत क्या है, तो भारत द्वारा यूएन का महत्व समय बदल रहा, जैसे कि वैश्विक परिस्थितियां, यूएनएस सदस्य संख्या बदल जाए, ठीक है। तो मतलब भारत को भी एक स्थायी के तौर पर भी चुना जाना चाहिए, ऐसा कहा, ठीक है। फिर भारत को स्थायी सदस्य दी जाए, क्योंकि विश्व की कुल आबादी 1/5 हिस्सा भारत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, और यूएन शांति सेना में भारत है, ठीक है। आर्थिक विकास और यूएन बजट नियोजन योगदान है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आ जाता है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो सुरक्षा क्या है? खतरे से आजादी और जीवन की कठिनाई से सुरक्षा, ठीक है। तो जिसमें हम चिंता मुक्त हो सके कि हम पर कोई ऐसा खतरा नहीं होगी, कोई भारी आक्रमण आकर हम पे कर दे, ठीक है। तो उसी चीज को बोलते हैं कोई ऐसी सुरक्षा, ठीक। तो इसके पारंपरिक धारणा क्या थी? तो भारी सुरक्षा, जैसे कि इसके 3 विकल्प थे। एक तो आत्म समर्पण की बिना युद्ध किए ही बात मान लेना, ठीक है। युद्ध नीति यानी कि युद्ध करो जब अपनी चीजों को मनवाना किसी से, फिर रक्षा या फिर अपनी रक्षा करो, ठीक है। 3 ही विकल्प थे। फिर सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या थे कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित हो, न्याय, युद्ध, उचित कारण से ही युद्ध, दूसरों को नरसंहार से बचाने के लिए युद्ध हो, ठीक है, इन कारण ही युद्ध हो, ठीक है। फिर पारंपरिक धारणाएं, आंतरिक सुरक्षा होती है, अपनी आंतरिक सुरक्षा भी तो होती है, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका यूएसएसआर के मध्य इस समय आंतरिक सुरक्षा के उपयोग को नंबर 1 पर महत्व रखा, और 1940 के दशक नव स्वतंत्र राष्ट्रीय पड़ोसी देश से खतरे, जब यहाँ सैन्य का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ये सब यहाँ बताए गए हैं कि ये सब युद्ध, और आखिर में बाद में यही डिसीजन आता है कि अपने देश को पहली बात एजुकेट किया जाए, और यदि लोग एजुकेट हैं, वहाँ डेमोक्रेसी है, तो सरकार भी वहाँ अच्छी चुनकर आएगी, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है, और उस देश का विकास भी होगा, ठीक है। और जब विकास होगा तो देश तरक्की करेगा, तो मतलब सब कुछ ठीक रहेगा। और जो भी देश में छोटी बड़ी मुसीबत आती रहेंगी, सब लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट जहाँ लोग एजुकेट नहीं हो पाते, जैसे कि पाकिस्तान, ठीक है, हालांकि भारत में भी ये नहीं है कि सभी लोग हैं, बट अब भारत में भी लोग जानने लगे एजुकेशन मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो जैसे मानवता और जनता की रक्षा, ये सब, केवल विदेशी हमले से बचना या खुद, तो ये सब उसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। फिर खतरे के नए स्रोत क्या है भाई? एक तो आतंकवाद, जो कि सब जानते ही हैं, ठीक है। फिर है दूसरा मानवाधिकार, यानी कि एक तो राजनीति से अगर कोई वोट देने का अधिकारी छीन ले, या फिर फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं दे, आर्थिक व सामाजिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और अल्पसंख्यक के कारण भी हो सकते हैं, और वैश्विक पर भी हो सकते हैं। क्या अमीर देश कर सकते हैं गरीब देश के साथ ये सब, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 7 वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व के सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो भारत ने भी वैश्वीकरण की नीति अपनाई, ठीक है। और अगर आप इकोनॉमिक्स के नजरिए में वैश्वीकरण को समझोगे,
तो वैश्वीकरण का मतलब इकोनॉमिक्स में आ जाएगा ये अपनी वस्तुओं को एक दूसरे देश के साथ शेयर करना, ठीक है। तो वैश्वीकरण के अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो भाई देखो, जब वो बाहर की चीजें देश में आएंगी, ठीक है, तो और वो सस्ते दामों पे मिलेंगी, जैसे कि चीन की चीजें भारत में आती है। देखो फोन हो गए जितने भी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब चीन के हैं, ठीक है। हालांकि आपको आधे में किसी को पता नहीं हो, एमआई, ये सब जितने भी भारत में फोन यूज करते हैं लगभग, तो वो सब चीन के ही होते हैं। तो वो हमारे देश के तो फोन लोग ज्यादा चलाना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज तो होता है ना, अपने देश की चीज तो वो सब डिमोनिटाइज हो जाती है, ठीक है, उन्हें कोई लेना पसंद नहीं करता। और सकारात्मक क्या है कि मतलब एक दूसरे के देशों को साथ देखो, एक तो वहां के लोगों को भी काम मिलेगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहेंगे, सकारात्मक पक्ष ये है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव क्या होने लगे, तो वही प्रभाव आपको लिखने हैं। आर्थिक में अंतरराष्ट्रीय नीति बनी रही, जिसके कारण युद्ध भी नहीं होंगे, सभी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, संस्कृति आदान प्रदान होगा, ठीक है। तो किसी की सकारात्मक संस्कृति वो दूसरा देश ले सकता है, ठीक है। राजनीति में भी सभी लोग मिलकर रहेंगे, ओके। और इसी के साथ ही ये भी आपकी एनसीईआरटी समाप्त होती है, ठीक है। और ये नोट्स आपको कल सभी को मिल जाएंगे, कहाँ, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम सर्च करना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम है आपका, या फिर चैनल के होम पेज पर जाना, वहां भी टेलीग्राम का लिंक लगा होता है, वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या, आपको 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटी के नोट्स कल मिल जाएंगे सभी को, ठीक है। और एक क्लास में बता भी दिया जाएगा कि नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें, ठीक है। और आपको जो हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी के, ये तो ऑलरेडी सभी टेलीग्राम पर हैं, ठीक है। और एस्पेंट अब लगभग 1 घंटा 10-20 मिनट की क्लास हुई होगी, और आप देख सकते हो दोनों अपनी एनसीईआरटी हमारी इसमें समाप्त हो गई। नहीं तो लोग इसमें ही 1-1 महीना लगा देते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि देखो पॉलिटी के लिए इतना तो काफी है नहीं, इसका मतलब एम लक्ष्मीकांत हमें पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। और जब हम एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे जब भी हमारी चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।